ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली पाठशाला में तालाबों की रचना, उनकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उनमें जो कमल है उस कमल का आकार या अवगाहना, उसमें रहने वाली देवियां और इसके उपरांत उन तालाबों से निकलने वाली नदियों की चर्चा हुई थी। अब आइए प्रारंभ करते हैं। ये नदियां किस तरफ और किस समुद्र में जाकर मिलती हैं। पहला सूत्र देखें, सूत्र नंबर 21, अध्याय 3। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। इस सूत्र में तीनों विसर्ग बोलने हैं अपने को। द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः। बोलिए। अर्थ देखें, द्वयोर द्वयोः, दो दो में से, अर्थात हमने 14 नदियों के जोड़े बनाए थे ना, दो दो करके। गंगा सिंधु एक जोड़ा, रोहित रोहिताशा दूसरा जोड़ा, हरित हरिकांता तीसरा जोड़ा। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं द्वयोर द्वयोः, इन दो दो में से पूर्वाः, पहले वाली नदी, पूर्व गाह, पूर्व की ओर, गाह माने बहती है। शेष नदियों का क्या होता है, इसके लिए अगला सूत्र देखें, शेषास्त्वपरगाः। बोले अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, शेषाः तु अपरगाः। शेषा माने बची हुई नदियां, तू माने लेकिन, अपर माने अपोजिट साइड में, गाह माने बहती हैं। तात्पर्य क्या हुआ, सूत्र का अर्थ क्या बना, शेष नदियां, लिखा इसमें शेषाः तू लेकिन, अपरगाः विपरीत दिशा में बहती हैं। अर्थात दो दो नदियों में पहली नदी पूर्व की ओर बहती है तो दूसरी नदी पश्चिम की ओर बहती है। जैसे गंगा सिंधु, गंगा पूर्व की ओर बहती है, सिंधु पश्चिम की ओर बहती है। रोहित रोहिताशा, रोहित पूर्व की ओर बहती है, रोहिताशा पश्चिम की ओर बहती है, ऐसा समझना चाहिए। सूत्र का अर्थ फिर देखें, शेषाः तु लेकिन बची हुई नदियां, अपर, अपर माने अपोजिट साइड माने पश्चिम की ओर, गाह माने बहती हैं। आइए नक्शे पे इन दोनों सूत्रों को जरा देख ले। पहला सूत्र था द्वयोर द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः, दो दो में से पहली नदी पश्चिम की ओर बहती है और शेषाः तु अपरगाः, और दूसरी नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है। नदियों के अगर हम नंबर डालें तो हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये पूर्व की ओर बहते हैं और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये पश्चिम की ओर बहती हैं। ये इन दोनों सूत्रों का सारांश हुआ। अब नक्शे में देखते हैं। ये समुद्र है लवण समुद्र। इस लवण समुद्र में ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा। इसको पूर्व पश्चिम कैसे करेंगे, यहां से इस बक्षारगिरी से लाइन खींचते हैं हम, यहां एक बक्षारगिरी तक, ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। अब देखना है कौन सी नदी किधर बह रही है। देखिए ये गंगा नदी इधर पूर्व की ओर और ये सिंधु नदी पश्चिम की ओर। ये दूसरी रोहित पूर्व की ओर, रोहिताशा पश्चिम की ओर, हरित इधर, हरिकांता इधर, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, सुवर्णकूला पूरब की ओर, रूपकूला पश्चिम की ओर, रक्ता पूरब की ओर
और रक्तोदा पश्चिम की ओर बहती है। इस तरह इन 14 नदियां किन तालाबों से निकली और ये किस दिशा में बहती हैं, इनकी बात तो होती है। बिल्कुल ध्यान रखना है, जो इवन नंबर्स हैं वो पश्चिम की ओर हैं, और नंबर्स हैं वो पूरब की ओर हैं। 14 नदियों के हम नंबर डाल दें और इनके बहने का क्रम इससे समझ लें। प्रश्न होता है, क्या इन नदियों में और भी कुछ नदियां मिलती हैं? तो आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। बोलिए, चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुआदयो नद्यः। अर्थ देखें, चतुर्दश नदी सहस्र, सहस्र माने हजार, चतुर्दश माने 14, 14,000 नदियों से परिवृता घिरी हुई है। अर्थात इन नदियों की 14,000 नदियां परिवार नदियां हैं, जो इनमें आकर मिलती हैं, ज्वाइंट होती हैं। चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता अर्थात 14,000 नदियों से घिरी हुई हैं गंगा सिंधु आदि नदियां। सूत्र का अर्थ क्या बना? गंगा और सिंधु इन दो नदियों में 14,000 छोटी नदियां और आकर मिलती हैं। फिर देखें, गंगा सिंधुआदयो नद्यः अर्थात गंगा सिंधु आदि नदियों में ये नदियां 14,000 नदियों से परिवृता घिरी हुई है। अर्थात गंगा और सिंधु इन दोनों नदियों में 14,000 छोटी नदियां और आकर मिलती हैं। आइए इसको बोर्ड पर जरा और देख लेते। ये जम्बूद्वीप और ये गंगा नदी और ये सिंधु नदी। प्रश्न है, गंगा और सिंधु नदी में छोटी नदियां कितनी मिलती हैं? 14,000 इसमें और 14,000 इसमें। अब प्रश्न ये स्वाभाविक उठता है, अब इसके बाद ये जो और नदियां हैं, रोहित रोहिताक्षा, हरित हरिकांता, सीता सीतोदा, इनमें कितनी नदियां मिलती हैं? तो जो टीकाकार हैं उनके लिखे हुए अनुसार इनसे दूनी दूनी नदियां मिलती हैं। जरा ध्यान से समझें, गंगा और सिंधु में 14,000, रोहित रोहिताशा में 28,000 दुगनी। अच्छा, हरित और हरिकांता में 56,000 और सीता और सीतोदा में 1,12,000, 1,12,000 दोनों में। अब इससे आधी आधी कर दीजिए, इससे आगे चलेंगे तो ये नरकांता और नारीकांता इनमें कितनी आती हैं? इनमें 56,000, सुवर्णकूला रूप्यकूला में 28,000 और ये रक्त और रक्तोदा में फिर 14,000 नदियां मिलती हैं। अर्थात यहां से बढ़ाएंगे ना, 14, 28, 56, 112,000 नदियां। अब आधे आधे चलेंगे, 56,000, 28,000 और 14,000 नदियां इनमें आकर मिलती हैं और इनसे मिलने के बाद में ये नदियां फिर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। देखो, ये इधर गई समुद्र में, ये इधर इस समुद्र में गई और 14,000 नदियों का जल लेके ये नदियां समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं। 7 नदियां पूर्व समुद्र में, 7 नदियां पश्चिम समुद्र में। अब प्रश्न आता है, नदियों की बात हो गई, अब जरा ये बताएं भारत क्षेत्र का विस्तार कितना है? आइए अगला सूत्र देखते हैं। भारतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। बोलिए,
फिर बोलिए। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सशतिस्तारा षड्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। सूत्र का अर्थ जरा बोर्ड पे देखें, क्योंकि सूत्र का अर्थ थोड़ा कड़ा है। भरतः भरत क्षेत्र, षड षड माने 6, विंशति माने 20, षड्विंशति माने 26 और पंच माने 5 योजन 100, मतलब 500 योजन। विस्तारः विस्तार वाला है। फिर एक बार देखें, भरत क्षेत्र का विस्तार षड्विंशति 26 और पंच योजन शत 500 योजन, अर्थात 526 योजन है। और कुछ ज्यादा भी है क्या कि हाँ, और योजनस्य एक योजन के, इसका संधि विच्छेद करें, च एकोनविंशति भागा, एक ऊनविंशति, एक कम 20 माने 19 भागों में से। थोड़ा सूत्र का अर्थ थोड़ा कड़ा है, अच्छी तरह समझे जरा। योजनस्य एक योजन के एकोनविंशति भागा 19 भागों में से षट च 6 भाग और है, अर्थात इतना प्लस इतना। फिर समझें, भरतः विस्तारः भरत क्षेत्र का विस्तार 500 योजन 500 योजन और 26 योजन मतलब 526 योजन प्लस एक योजन के योजनस्य एक योजन के एकोनविंशति भागा 19 भागों में से षट च 6 भाग और है। कितना हो गया इधर देख ले जरा, 526 सही 6/19, 526 सही 6/19 योजन है। देखो, षड्विंशति 26, पंच योजन शत 500 योजन और 19 भागों में से 6 भाग और, अर्थात 526 सही 6/19 योजन है। प्रश्न ये है, हम विस्तार से क्या समझें? भरत क्षेत्र की यूं लंबाई यूं चौड़ाई, किधर की चौड़ाई माने, इसके लिए जरा नक्शे पे नजर डालते हैं। भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, यहां से लवण समुद्र की बॉर्डर से लेके और हिमवन पर्वत तक। देखो, ये पूरा हिमवन पर्वत है, ये वाला लिखा है हिमवन पर्वत, हिमवन पर्वत ये। तो हिमवन पर्वत की इस सीमा से यहां तक, ये लवण समुद्र तक ये भरत क्षेत्र है। तो 526 से 6/19 योजन हम कहां से कहां के लिए माने? तो 526 से 6/19 योजन यहां से ठीक यहां तक की ये चौड़ाई है, इसे कहते हैं विस्तार। यूं नहीं मान लेना कि ये विस्तार कितना है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं मानते। इसको ऐसे मानना है, यहां से हिमवन पर्वत की बॉर्डर से और लवण समुद्र की सीमा तक, बॉर्डर तक, ये कितना 526 से 6/19 योजन है। मैंने पहले भी बताया था, एक योजन का अर्थ होता है 2000 कोस, एक कोस बराबर 2 मील, एक मील बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर। अर्थात भरत क्षेत्र यहां से यहां तक 526 से 6/19 योजन चौड़ा है। भरत क्षेत्र का विस्तार हमको ज्ञात हुआ। अब जो अन्य क्षेत्र और पर्वत हैं, उनका विस्तार क्या है, यह बताने के लिए
अगला सूत्र देखते हैं। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। बोलिए। आपने भरत क्षेत्र का विस्तार तो बता दिया, अब अगले जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार क्या है? सूत्र देखें। तत् द्विगुण द्विगुण, तत् माने उस भरत क्षेत्र के विस्तार से द्विगुण द्विगुण विस्तारा, दुगना दुगना विस्तार है। किनका? वर्षधर पर्वतों का, वर्षा क्षेत्रों का। कहां तक? विदेहांता, विदेह अंत तक, मतलब विदेह तक। फिर एक बार देखें। तद द्विगुण द्विगुण, आपने जो पहले सूत्र में भरत क्षेत्र का विस्तार बताया उससे दुगना दुगना विस्तार है। तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा किसका? वर्षधर, वर्षधर माने पर्वत, वर्षा माने क्षेत्र। कहां तक? विदेहांता, विदेह तक। सूत्र सरल है लेकिन इसको नक्शे में देखेंगे तो अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। आइए नक्शे में देखें। सूत्रकार क्या लिख रहे हैं कि भरत क्षेत्र के विस्तार से आगे पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार दुगना दुगना है, विदेह तक। अब जरा समझें इसको। भरत क्षेत्र का विस्तार यहां से यहां तक, इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया ये पर्वत, इसके बाद आया क्षेत्र, इसके बाद क्या आया? ये पर्वत, इसके बाद आया क्षेत्र, इसके बाद आया ये पर्वत, इसके बाद आया विदेह क्षेत्र। हम कैसे लगाएंगे इसको? जैसे मान लो इसका विस्तार है 526 से 6/19, इसको दुगना कर दो, वो इस पर्वत का विस्तार माने मोटाई है, और इससे दूना विस्तार है इस क्षेत्र का, इससे दूना विस्तार है इस पर्वत का, इससे दुगना विस्तार है इस क्षेत्र का, इससे दुगना विस्तार है इस पर्वत का, और इससे दुगना विस्तार है इस क्षेत्र का। मान ले भरत क्षेत्र का विस्तार मान लो 1 है, एक भरत क्षेत्र का विस्तार मान लो 1 योजन, तो ये पर्वत 2 योजन चौड़ा, ये क्षेत्र 4 योजन, ये फिर 8 योजन, ये क्षेत्र 16 योजन, ये पर्वत 32 योजन, और ये क्षेत्र 64 योजन विस्तार वाला है। विस्तार माने यहां से यहां तक। तब द्विगुण द्विगुण विस्तारा, इस भरत क्षेत्र के विस्तार से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। वर्षधर माने पर्वत, वर्षा माने क्षेत्र, यहां तक है। इसके आगे नहीं लेना, विदेह क्षेत्र तक दुगना दुगना करना है। आगे क्या है ये आचार्य स्वयं बताएंगे। उत्तरा दक्षिण तुल्या, उत्तरा दक्षिण तुल्या, बोलिए। उत्तरा दक्षिण तुल्या। अभी हमने जो चर्चा की, नक्शे में आपको दिखाया था, भरत से विदेह तक ये चर्चा हुई दक्षिण साइड की। अब विदेह के बाद उधर जो उत्तर की साइड में जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार कितना है? तो आचार्य ने कितना अच्छा सूत्र बनाया। उत्तरा, उत्तर की तरफ जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के तुल्य माने बराबर है, दक्षिण के समान है। सूत्र देखें कितना अच्छा बना है। उत्तरा, उत्तर की तरफ जो क्षेत्र और पर्वत हैं उनका विस्तार दक्षिण की तरह समझना चाहिए। आओ आए जरा हम नक्शा देखते हैं। ये नक्शा है, इस नक्शे में ये दक्षिण है और ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। चर्चा कैसी है
कि इस भरत क्षेत्र के विस्तार से इस पर्वत का दुगना, इस क्षेत्र का दुगना, इस पर्वत का दुगना, इस क्षेत्र का दुगना, इस पर्वत का दुगना और इससे दुगना विदेह क्षेत्र का है। पहला सूत्र था ना, तद्द्विगुण दुगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता विदेह तक। अब ये जो क्षेत्र और पर्वत हैं, ये उत्तर की ओर के हैं, ये दक्षिण साइड है, ये उत्तर साइड है। आचार्य ने सूत्र क्या लिखा, उत्तरा, उत्तर के क्षेत्र और पर्वत दक्षिण तुल्याः, दक्षिण के बराबर हैं। कैसे लगाएंगे इसको? अब ये मान लीजिए, पहले हमने गिना था ना, भरत क्षेत्र को 1 माना तो ये हिमवत पर्वत 2 हुआ, हेमवत क्षेत्र 4 हो गया दुगना, और ये दूसरा महाहिमवत पर्वत 8 हो गया, ये हरि क्षेत्र 16 हो गया, ये पर्वत 32 हो गया और ये हो गया 64। अब इनका देखते हैं विस्तार। अब ये 64 है ना, तो ये नील पर्वत ये 32 हो गया, रम्य क्षेत्र आधा आधा करिए। अब रम्य क्षेत्र 16 हुआ, फिर ये रुक्मी पर्वत 8 हुआ, फिर ये हैरणवत क्षेत्र 4 हुआ, फिर शिखरिन पर्वत 2 हुआ और ऐरावत क्षेत्र पुनः 1 हो गया। अर्थात ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के समान है। ये शिखरिन पर्वत का विस्तार हिमवत पर्वत के समान है। ये तीसरा हैरणवत क्षेत्र का विस्तार हेमवत क्षेत्र के बराबर है। सूत्र का अर्थ कैसे हमने लगाया, तद्द्विगुण दुगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः, ये दक्षिण की बात हो गई। अब उत्तरा दक्षिण तुल्याः, तो उनको कैसे लगाया, विदेह से हमने आधा 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 किया। अर्थात विदेह 64 था, तो ये 32, 16, 8, 4, 2 और ऐरावत क्षेत्र फिर 1 माने भरत क्षेत्र के बराबर है। ऐरावत क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र के बराबर है। इस तरह ये सूत्र बना, उत्तरा दक्षिण तुल्याः, उत्तर के क्षेत्र और पर्वत दक्षिण के क्षेत्र और पर्वत के समान है। क्या जम्बू द्वीप में सब क्षेत्रों में समान काल रहता है या आयु अवगाहना आदि बढ़ती घटती है? तब आचार्य ने सूत्र लिखा, भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट् समयाभ्यां मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्यां। सूत्र जरा कड़ा है, ध्यान से बोले, अशुद्धि नहीं करें। भरतैरावतयोर वृद्धिरासौ षट् समयाभ्यां मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्यां। बोलिए, अर्थ देखते हैं। भरतैरावतयोः, भरत और ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में वृद्धि ह्रासौ बढ़ना और घटना होता है। षट् समयाभ्याम 6 कालों के द्वारा, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के। सूत्र जरा कड़ा है, आइए बोर्ड पे देखते हैं। हाँ देखिए, भरत ऐरावत योः, भरत और ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में वृद्धि माने बढ़ना और ह्रास माने घटना होता है। षट् समयाभ्याम 6 कालों के द्वारा, किनके? उत्सर्पणी और अवसर्पणी के। सूत्र का अर्थ कैसा लगाया, भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 कालों के द्वारा वृद्धि और ह्रास
होता है, अर्थात हमेशा एक सा नहीं रहता वातावरण। वृद्धि और ह्रास किसमें होता है? शरीर की अवगाहना में, आयु में, शक्ति में, आदि में। उत्सर्पणी में, पहले उत्सर्पणी में वृद्धि, क्योंकि वृद्धि पहले लिखी ना, तो वृद्धि उत्सर्पणी में, और ह्रास अवसर्पणी में। क्या मतलब लेना? भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब अवसर्पणी काल होगा तब आयु, अवगाहना, शक्ति घटती घटती जाएगी, ह्रास होगा। और जब उत्सर्पणी होगी तब आयु, अवगाहना, शक्ति आदि बढ़ती बढ़ती जाएगी। इसी सिस्टम को हमारे यहाँ जैन शास्त्रों में कहा गया है अवसर्पणी के 6 काल और उत्सर्पणी के 6 काल। फिर एक बार जरा देखें, भरत और ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में उत्सर्पणी के 6 कालों में वृद्धि होती है और अवसर्पणी के 6 कालों के द्वारा ह्रास होता है। जीवों की अवगाहना शरीर की लंबाई में, आयु में और शक्ति आदि में। गुरुजी, अभी जो आपने 6 कालों के बारे में चर्चा की है, तो ये 6 कालों का परिवर्तन अन्य क्षेत्रों में भी होता है? सूत्र पढ़ो ना ध्यान से। आचार्य ने क्यों लिखा? आचार्य ने स्पष्ट लिखा है ना, भरत और ऐरावत इन 2 क्षेत्रों में ही होता है, अन्य में नहीं। इसका मतलब अन्य जो 5 क्षेत्र बचे उनमें 6 काल वाला परिवर्तन नहीं होता। और एक विशेष बात और, ये परिणमन जो होता है, घटना बढ़ना, ये इन भरत ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में होता है, म्लेच्छ खंडों में नहीं। ये विशेष बात और है, ये नहीं कि पूरे भरत क्षेत्र में होता। गुरुजी, इनमें आर्य खंड और म्लेच्छ खंड कौन कौन से हैं? नक्शे को ध्यान से देखें, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ है। ये भरत क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक, हिमवत पर्वत के पहले। इसमें ये जो है ना, ये वाला, ये तो आर्य खंड है। बाकी ये विजयार्थ पर्वत होने से इसके 6 खंड हो गए। ये म्लेच्छ खंड, ये म्लेच्छ खंड, ये आर्य खंड, ये म्लेच्छ खंड, ये म्लेच्छ खंड और ये म्लेच्छ खंड। अर्थात ये भरत क्षेत्र के 6 खंडों में ये आर्य खंड है और 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 म्लेच्छ खंड हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? 14 नदियों में से कौन किस तरफ बहती है ये हमने पढ़ लिया। इन नदियों में कितनी नदियां और मिलती हैं ये भी हमने पढ़ा। इसके बाद भरत क्षेत्र का विस्तार भी हमने देखा, अन्य क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार देखा, और हमने ये भी देखा आज 6 कालों का परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है। 6 कालों का परिवर्तन क्या होता है और कैसे होता है ये अब कल की पाठशाला में बताएंगे, क्योंकि आपका समय हो गया है। जय श्री